नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 5 का चौथा पाठ नागार्जुन की कविताएं हैं। इसमें इनकी तीसरी कविता बादल को घिरते देखा है। यह कविता उनके काव्य संग्रह युगधारा में है। जब नागार्जुन तिब्बत यात्रा पर गए थे, वहाँ रुके हुए थे, वहाँ प्रवास के दौरान कैलाश मानसरोवर पर्वत की उन्होंने यात्रा की थी। वहाँ पर उन्होंने बादलों को घिरते और बनते हुए देखा था अपनी कविताओं में। तो उसी का इस कविता में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इसका सार करेंगे। ये एक प्रश्न भी आ सकता है कि बादल को घिरते देखा, कविता का सार लिखिए। बादल को घिरते देखा नागार्जुन की एक प्रसिद्ध एवं चर्चित कविता है। इस कविता की रचना 1939 ईस्वी में हुई थी। यह उनके प्रथम काव्य संग्रह युगधारा जो 1933 में प्रकाशित हुआ था, इसमें संकलित है ये। और उन्होंने अपने तिब्बत प्रवास के क्रम में हिमालय के जिस अनुपम सौंदर्य को निहारा है, उसी का स्वाभाविक चित्रण इस कविता में किया गया है। कविता का सार इस प्रकार है। कवि ने हिमालय के स्वच्छ और बर्फ से आच्छादित शिखरों पर बादलों को गिरते देखा। यहाँ कवि कह रहा है कि जो बर्फ़, हिमालय की जो चोटियाँ हैं पर्वतों की, वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। आच्छादित माने ढकी हुई हैं बर्फ़ से। तो वहाँ जो बर्फ़ होती है वहीं से बादल बनते हैं, वहीं पर बादलों को गिरते हुए देखा कवि ने। उनके बादल रूप में मौजूद बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को मानसरोवर झील में उगे कमल के फूल पर भी गिरते देखा है। जो कमल के फूल हैं मानसरोवर झील में, उसमें मोती के समान छोटे छोटे कणों के रूप में गिरते हुए देखा है। ऊंचे हिमालय पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि ने दूर देशों से आए हंसों को वहाँ तैरते हुए देखा है। और उसने भीषण सर्दी में बादल को तूफान से संघर्ष करते हुए भी देखा है। उसने सैकड़ों झरनों की ध्वनि से मुखरित देवदारू के जंगल में और लाल सफ़ेद भोजपत्रों से भरी हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से अपने बालों को सजाए हुए हैं। तो यहाँ कवि जो हिमालय पर्वत पर, जो कैलाश पर्वत पर किन्नर किन्नरियाँ रहती हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो उनका वर्णन कर रहा है कि वे अपनी जो कुटिया है, जो उनके रहने का स्थान है, वहाँ देवदारू वृक्ष के पेड़ों से और उनके पत्रों, उनके जो पत्ते हैं, भोजपत्र जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनसे अपनी कुटिया को सजाए हुए हैं। जो लाल सफ़ेद भोजपत्रों से भरी हुई कुटिया के भीतर और कमल के फूलों से जो किन्नरियाँ हैं, वे अपने बालों को सजाए हुए हैं और अपने गालों में इंद्रनील की माला पहने हुए हैं। जो एक इंद्रनील नाम की होती है कमलों की माला, और कानों में छल्ले, चोटी में कमलों के गुथे हुए चांदी, और चांदी के पात्रों में मदिरा लिए हुए है। यानी कि मदिरा जो पीने की दारू होती है, वह चांदी के बर्तनों में भरी हुई है और चंदन की लाल तिपाई के ऊपर उज्ज्वल रखी हुई है। उज्ज्वल कस्तूरी वाली मृग छाल बिछा करके पालथी मार कर बैठे किन्नर किन्नरियों को अपनी कोमल उंगलियों से बंसी बजाते हुए देखा है। कवि ने जो वहाँ की किन्नर किन्नरियाँ हैं, क्या हैं, वे कस्तूरी मृग की छाल पर पालथी मार करके और सामने तिपाई पर मदिरा रखे हुए और किन्नर किन्नरियाँ की कोमल उंगलियों से बंसी बजाते हुए कवि ने देखा है। तो आगे कहता है कवि कहता है कि बसंत ऋतु की उस सुबह हवा धीमी धीमी गति से बह रही थी और उस समय सूर्य की लाल किरणों के प्रभाव से हिमालय के शिखर सोने कैसी आभा से चमक रहा था। जो हिमालय है वह सोने जैसी चमक के कारण चमक रहा था। इन हिमाच्छादित गगनचुंबी शिखरों को अलग अलग रहकर ही रात्रि बितानी होती है। दूसरी ओर चकवा चकवी, जिन्हें चिरकाल से साप मिला है कि रात्रि में अलग ही रहेंगे, उनके बसंत ऋतु की उस अल सुबह मानसरोवर झील के किनारे शैवालों
द्वारा निर्मित हरी दरी पर उन्हें चकवा चकवी का प्रेमालाप करते हुए भी देखा। कवि ने क्या है, जो चकवा चकवी रात को बिछड़े हुए हैं वे सुबह जो काई लगी हुई है मानसरोवर झील के शैवालों पर हरी हरी काई है, वहाँ पर प्रेमालाप करते हुए भी देखा। जो रात को बिछड़े हुए हैं वे सुबह प्रातःकालीन आपस में प्यार करते हुए कवि ने देखा है। उसने हिमालय की दुर्गम बर्फानी घाटी में सैकड़ों हजार फुट की ऊंचाई पर अपनी ही नाभि से उठने वाली उन्माद महक के पीछे पागल होकर के भागते हुए युवा कस्तूरी मृग को भी अपने ही ऊपर चिढ़ते हुए देखा है। यानी कि जो मृग होता है उसकी नाभि से एक महक उठती है, उस कस्तूरी की महक लेने के लिए मृग पागल होकर दौड़ता रहता है। तो कवि कहता है कि उसने उस मृग को भी वहाँ हिमालय पर्वत पर देखा है। उसने हिमालय पर्वत पर धनपति कुबेर और उसकी अलकापुरी को खोजने का बहुत प्रयास किया है। उसने कालिदास के आकाश में प्रभावित होने वाली गंगा जल को और उसके मेघदूत को भी बहुत ढूंढा है, परंतु उसे उनमें से कोई वहाँ नहीं मिला है। वे अब बादल बनकर वहाँ बरस गए हैं। यानी कि जो हमारे पहले कालिदास के बारे में कालिदास ने लिखा था कि आकाश में जो आकाश गंगा बहती है और उसको मेघदूत को बहुत ढूंढा। जो मेघदूत बादल था जो संदेश लेके आता था, उसके बारे में कहावत को उन्होंने कवि ने कहा कि वे अब बादल बनकर बरस चुके हैं, अब उनका कहीं ठिकाना नहीं है। तो ये इस कविता का सार था। अब हम शरणार्थ करेंगे। धन्यवाद।